वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास है या फिर हिस्ट्री है जो आपकी, वो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली है उनके लिए तो ज़रूरी है ही है। उसके अलावा आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी के हैं, एचएसएससी के हैं, आरआरबी के हैं और यूपीएससी के हैं, और या फिर आप हिस्ट्री से आगे एमए कर रहे हो तो उसके बाद आप नेट वगैरह देते हो तो उसमें भी आपकी ज़रूरी रहती है। तो हिस्ट्री में हमने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कर लिए थे, और आज जो हम पढ़ेंगे वो यहीं से मान लो कि आपकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो पाषाण काल भी कह सकते हैं या फिर हम प्राग इतिहास भी कह सकते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। देखो, हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हिस्ट्री है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जितनी भी जो आपकी इंडियन हिस्ट्री उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड कर लेंगे। एक जो आपका रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा। क्या रहेगा आपका? एंशिएंट हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, इसको आप प्राचीन भारत भी बोल सकते हो, प्राचीन भारत। दूसरा भाग था आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा था आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 पार्ट्स में हमने क्या किया था, अपने हिस्ट्री को डिवाइड कर लिया था, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस थी, चाहे वो सोशल हो चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो, उनमें चेंज हुए, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। जो आपका प्राचीन भारत, इसका समय क्या रहेगा? इसका समय आपका रहेगा जब से हमें इतिहास पढ़ने को मिलता है, जब से हमें इतिहास के साक्ष्य में, यानी कि जब से मानव इस सृष्टि में मानव का आविर्भाव हुआ है तब से लेकर 712 ईस्वी तक का जो समय रहेगा वो आपका प्राचीन भारत का रहेगा। तो कहाँ तक रहेगा? ये 0 से भी पहले मान लिया जाता, तो इसका 712 ईस्वी तक का समय आपका रहेगा। क्यों रहेगा आपको ये 712 ईस्वी तक का समय? क्योंकि हम इसको 712 से कम भी ले सकते थे, ज़्यादा भी ले सकते थे। ये इसलिए रहेगा क्योंकि 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी भारत में आया था। इससे पहले भारत पर कोई भी भारी आक्रमण नहीं हुआ था। आपको पता है, उन जाति भारत पर आक्रमण करती थी, लेकिन वो क्या थी? भारत की ही जाति थी, कोई बाहरी जाति नहीं थी, यानी किसी दूसरे देश से नहीं आई थी। तो जो 712 ईस्वी में आपका यहाँ पे एक मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, वो अरब आक्रमणकारी होते हैं जो कि विदेशी आक्रमणकारी है। तो वहाँ से आपका क्या हो जाता है? मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आएंगे, जैसे मुगल भी आएंगे, तुर्क भी आएंगे, अरब भी आएंगे। तो इसलिए तो फिर आपका मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू हो रहा है? 712 ईस्वी से। और इससे पहले का जो आपका समय रहेगा वो आपका प्राचीन भारत का रहेगा। तो मध्यकालीन भारत का समय क्या रहेगा? 712 ईस्वी से लेकर आपका 1707 ईस्वी तक रहेगा। मैंने पहले वाली वीडियो में यहाँ पे 1707 की जगह 18वीं सदी बताया, तो ये आपकी 18वीं सदी ही रहेगी। तो 1707 ईस्वी तक आपका क्या रहेगा? 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक आपका कौन सा समय रहेगा? मध्यकालीन भारत का समय रहेगा। अब ये 1707 तक क्यों रहा? क्योंकि 712 ईस्वी से क्या हुआ? विदेशी आक्रमणकारी भारत में आने लगे और भारत में उन्होंने शासन किया। तो 1707 ईस्वी में क्या था? आपका औरंगजेब का शासनकाल का लास्ट ईयर। औरंगजेब ने भारत में 49 साल तक राज किया, और वो लास्ट जो आपके मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह आपके क्या रहेंगे? औरंगजेब रहेंगे। उनके बाद के जो मुगल बादशाह आए, जैसे बहादुर शाह जफर आए, तो मतलब कितने पावरफुल नहीं रहे। उसमें क्या होता? अंग्रेजों का जो दबदबा था वो भारत में बढ़ गया था। तो 1707 ईस्वी तक जो आपका मुगल काल रहा, वहाँ तक आपका क्या रहा? मध्यकालीन भारत की समय सीमा भी रही। इसके बाद आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत रहेगा आपका 1707 ईस्वी से लेकर जो अब तक का समय रहेगा वो आपका आधुनिक भारत। 1707 ईस्वी के बाद अंग्रेज भारत में उन्होंने भारत पर करीब 200 से 250 साल भारत पर राज किया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद क्या क्या पॉलिसीज रही, किस तरह से हमने अपनी सिचुएशंस को हैंडल किया, वो सारा आपका क्या आएगा? आधुनिक भारत में आएगा। तो इस तरह से हमने भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, क्योंकि हमने सीरीज किसकी स्टार्ट कर रखी है? प्राचीन भारत की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो इसमें देखो अभी एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन भारत आपका। तो जो आपका प्राचीन भारत है, इसके इतिहास को हमने क्या किया? 3 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 भागों में इसको बांट लिया। एक आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल, एक तो आपका क्या रहेगा? प्रागैतिहासिक काल।
दूसरा आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तीन पार्ट्स में हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आपको समझना है कि इनका मतलब क्या है, हमने ये क्यों किया। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ये आपका सबसे प्राचीन काल माना जाएगा, जो आपका हिस्ट्री का है सबसे प्राचीन काल माना है। यानी कि जब से मनुष्य का आविर्भाव, जो आपकी हमें पता है होमो सैपियंस मनुष्य, जो आज के समय का मनुष्य कौन सा है, होमो सैपियंस। तो जब से होमो सैपियंस का आविर्भाव हुआ है तब क्या था, आपका प्रागैतिहासिक काल था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल की अगर डेफिनेशन के थ्रू हम पढ़ें तो ऐसा काल जिस समय उस समय के मनुष्यों के में लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे, यानी कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं और कोई लिखित साक्ष्य इसका नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य इसका नहीं है। किसका, प्रागैतिहासिक काल, जिस समय के मनुष्य के में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती, उसको क्या बोल देंगे हम, प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल, कौन सा, आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य से हम इसको क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या रहेगा, आपको कुछ तो आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले और कुछ आपको मिले लिखित साक्ष्य। यानी कि कुछ तो आपको पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, या फिर और गुटिकाएं मिली, तो ये चीज़ें मिली। और कुछ आपको लिखित साक्ष्य मिले जैसे पांडुलिपियाँ हुई, तो वो आपका क्या कहलाया, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। यानी कि आधा इतिहास हमारे जो लिखित में आ चुका था। तो आधे ऐतिहासिक काल की एक सबसे बड़ा जो आपका उदाहरण रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। जब आधे ऐतिहासिक काल, इसकी सबसे बड़ा उदाहरण क्या रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि इसका इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके कुछ तो हमें इसका कैसे पता चला है, पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए पता चला, और कुछ हमें इसका पता कैसे चल रहा है, लिखित साक्ष्यों के जरिए चल रहा है। इसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल, कौन सा ऐतिहासिक काल, यानी कि अब पूर्ण ऐतिहासिक काल में हम आ चुके हैं। अब हमारे पास जितना भी इतिहास है, जितना भी इस समय से हमारे पास जितना भी इतिहास रहेगा वो क्या है, हमारा सारा लिखित में है। मतलब कि उसमें पुरातात्विक साक्ष्य बिल्कुल नाम मात्र रहेंगे और लिखित साक्ष्य अधिक रहेंगे, यानी कि साहित्य सर्जन होने लगा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण या नमूना क्या रहेगा, आपका वैदिक काल रहेगा या फिर वैदिक सभ्यता रहेगी। वैदिक सभ्यता किसका उदाहरण रहेगी, आपकी ऐतिहासिक काल का उदाहरण रहेगी। इसको आर्य की सभ्यता भी बोल सकते हैं। हमें पता है वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, वैदिक साहित्य से प्राप्त हो रही है, जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद आएंगे। तो वो सारी जानकारी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में प्राप्त हो रही है और ये कौन सी है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। अब जो आपका प्रागैतिहासिक काल, इसका समय माना जाता है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व आपका कौन सा किसका समय काल माना जा रहा है, प्रागैतिहासिक काल का समय माना जा रहा है। फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल का समय सीमा क्या मानी जाती है, 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से इसको 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो आपका ऐतिहासिक काल है ये माना जाता है 4,000 ईसा पूर्व से। आपका जितना भी ऐतिहासिक काल रहेगा, आगे जितनी भी आपका ऐतिहासिक काल की समय सीमा 712 ईस्वी तक थी, वहाँ तक इसको माना जाएगा। जितना भी आपका ऐतिहासिक काल आपका आगे का रहेगा वहाँ तक इसको माना जाएगा। तो अब हमें पढ़ना क्या है, प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि ये तो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे क्या, पाषाण काल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आगे हम देखेंगे इसको। अभी हम पढ़ेंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे और इसमें पाषाण काल पढ़ेंगे, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। प्रागैतिहासिक काल अभी हमको इसमें डिस्कस करना है। तो इससे पहले आपको कुछ टर्म्स डिस्कस करने पड़ेंगे। पहले आप क्या करेंगे, टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी पूरी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले। इसके बाद ही आपको हिस्ट्री की कंसेप्ट क्लियर रहेगी। आप पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो BC AD, ये चीज़ आपको पढ़ते हैं, या फिर BC AD मिल जाता है आपको, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ईशा पूर्व और इसे बोलते हैं ईस्वी। एक आपका दशक आएगा और एक आपकी आएगी शताब्दी।
तो इन चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे, BC, AD, दशक और शताब्दी। तो इनको पढ़ने के लिए वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि BC क्या होती है, AD क्या होती है, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या रहेगा, क्योंकि हमने सबने मैथ पढ़ा और 6th क्लास के मैथ में एक टर्म आती है संख्या रेखा की। क्या आती है? नंबर लाइन की टर्म आती है आपके पास जब आप 6th क्लास में मैथ पढ़ना शुरू करते हो। संख्या रेखा पर क्या होता है आपका, यहाँ बीच में मिडिल में क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। कौन से नेगेटिव? जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और इसके जब आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसके बाद जब आप यहाँ पे राइट में जा रहे हो, लेफ्ट में आपके नेगेटिव हैं और राइट में जब आप जा रहे हैं तो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपकी कुछ इस तरह की टर्म्स रहेंगी। तो इसके थ्रू पहले हम BC को पढ़ेंगे। क्या पढ़ना हमको? पहले BC यानी कि ईसा पूर्व। क्या पढ़ना आपको? ईसा पूर्व पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? ईसा पूर्व में क्या होता है? मान लीजिए ईसा पूर्व आपके 0 से इधर वाले साल क्या आएंगे? आपके ईसा पूर्व में आएंगे। वो 0 से इधर वाले साल क्या आएंगे? आपके ईसा पूर्व में आएंगे। और ईसा पूर्व में क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है वही क्रम चलता रहता है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। जैसे कि किसी का जैसे कि ना आपकी वैदिक सभ्यता है, इसका समय सीमा क्या रहेगी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहेगी। क्या रहेगी? 1500 से 600 ईसा पूर्व रहेगी। तो आपका 1500 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1500 फिर 1400, 1300 ऐसे ऐसे करके आप 600 पे आ जाओगे। तो जब आपका ईसा पूर्व का समय क्या रहेगा? वो उल्टा चलेगा। कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, जो आपका BC बोला जाता है या फिर ईसा पूर्व इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बिफोर क्राइस्ट इसकी फुल फॉर्म रहेगी। फिर आप आ गए किस पे? जीरो पे। क्या आ गए आप? जीरो पे, यानी कि जीरो पे आ गए आपका ये ईसा पूर्व का समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अब जीरो के बाद आप जब इधर आने लग जाते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तब आपकी क्या शुरू हो जाती है? ईस्वी शुरू हो जाती है। और ईस्वी आपकी क्या रहेगी? बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगी। जैसे पहले 1 आता है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से आपकी ईस्वी रहेंगी। अभी किसी का जैसे कि समय काल है 1999 से 2004, तो आपकी क्या रहेगी? ईस्वी में रहेगा। और अगर मैं इसको उल्टा करके ईसा पूर्व में लेकर जा रही हूँ, तो मैं आपको बोलो 2004 ईसा पूर्व से 1999 ईसा पूर्व, तो आपका BC में आ जाएगा। और ये इधर वाले क्या रहेंगे? आपके AD के नंबर रहेंगे। तो BC और AD में क्या फर्क होगा? जो आपके जीरो से पहले यानी कि जो जीरो वाले शताब्दी या फिर साल है उससे पहले वाले जो ईयर्स रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे? BC के रहेंगे, यानी कि ईसा पूर्व के रहेंगे। और जो ये वाले रहेंगे आपके AD के, यानी कि जब जीरो के बाद चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जो हमारा सही डायरेक्शन रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा काउंटिंग का, उसमें आ रहे हैं। BC AD के बाद आपकी कंसेप्ट आती है दशक की। तो दशक क्या होता है? 10 सालों का समूह होता है, यानी कि 2001 से 2010 ये आपका क्या रहेगा? दशक रहेगा, यानी कि 10 सालों का समूह। फिर 2011 से 2020 हो जाएगी। एक होती है आपकी सेंचुरी, यानी कि शताब्दी। शताब्दी क्या रहेगी आपकी? 100 सालों का समूह। कितने सालों का? 100 सालों का समूह रहेगा। जैसे 1900 से 2000 ये आपकी क्या हो गई? शताब्दी हो गई, या इसको हम सेंचुरी भी बोल सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई? शताब्दी हो गई। अब आप एक बात और ध्यान से देखिए, आप पढ़ते हैं सदी। क्या पढ़ते हैं? सदी, शताब्दी ऐसे एक ही चीज होती है। देखो चल तो रहा है हमारा 2020 और हम बोल क्या रहे हैं? 21वीं सदी। जो हमारी 2001 से लेकर 2100 तक का टाइम रहेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? 21वीं सदी बोल रहे हैं। हम इसको 20वीं सदी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो हम यहाँ से BC से चलते चलते कहाँ पे आ गए? जीरो पे आकर रुके। कहाँ के रुके? हम जीरो पर आकर हम इसको रोक दिया हमने। फिर क्या करना है हमको? जब आपके जीरो के बाद 1 की काउंटिंग आएगी, आपको पता है जीरो के बाद 1 आएगा, और 1 से 100 तक की जो आपकी सदी रहेगी वो आपकी पहली सदी रहेगी। क्या रहेगी आपकी? वो जीरो वाली सदी रहेगी। और जब आप पहली सदी रहेगी और फिर आप 101 से 200 पे आ रहे हो, जो 101 से 200 पे आ रहे हो यहाँ पे इस तरफ को, तो आपकी दूसरी सदी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके साल पीछे चल रहे हैं और आपकी एक सदी आगे चल रही है। जो 201 से 300 पे जा रहे हैं तो आपकी सदी कौन सी हो जाती है? तीसरी सदी हो जाती है। तो इस तरह आपका चलता रहता है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रहेगी, आई होप आपको BC AD शताब्दी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा
तो हम एक सीरीज में जैसे कि मानो किस तरह सीरीज में आया तो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीरीज मानो की क्या रही थी, रामापिथेकस रही थी। पहली सीरीज क्या रहेगी, रामापिथेकस आपकी पहली सीरीज रहेगी। तो सीरीज में पहला मानो कौन सा आया, रामापिथेकस आपका इस सीरीज में क्या आया था, पहला मानव आया था। कौन सा आया था, रामापिथेकस आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो था एस्ट्रोपिथेकस, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका होमो, रामापिथेकस, एस्ट्रोपिथेकस और होमो एस्टोबल्स। और इसके बाद जो आपका आया था होमो सैपियंस। सबसे पहले आपकी इस सीरीज में क्या आया था, आपका रामापिथेकस आया था। क्या आया था आपका, रामापिथेकस आया था। इसके बाद एस्ट्रोपिथेकस आया, फिर होमो एरिस्टोबल्स आया। ये जो थी ये वो मानो थे होमो एरिस्टोबल्स वाले जो मतलब कि टांगों के बल चलते थे, जो सीधे खड़े होकर कैसे चलते थे, टांगों के बल चलते थे। फिर आपको होमो सैपियंस आया। होमो सैपियंस का आविर्भाव कब हुआ, 30 से 40 हजार साल पहले। होमो सैपियंस का आविर्भाव कब हुआ, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व इनका आविर्भाव हुआ। किसका, होमो सैपियंस का। और आज का मानव क्या है, होमो सैपियंस से ही है। तो ये आपकी मतलब कि टर्म्स थी। पहले क्या रहेगी, रामापिथेकस, एस्ट्रोपिथेकस, होमो एरिस्टोबल्स और होमो सैपियंस। तो याद कैसे करना है, रामापिथेकस, रामा से हम राम को ले लेंगे। तो राम कहाँ गए, एस्ट्रोपिथेकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया चले गए। एस्ट्रो से हम क्या कर लेते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं। तो राम कहाँ गए, और ऑस्ट्रेलिया चले गए। और एरिस्टोबल्स में हम क्या करते हैं कि वो इरिटेट हो गए, ऑस्ट्रेलिया तो चले गए। क्योंकि कई भारतीयों का क्या होता है, विदेश में मन नहीं लग रहा तो क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो क्या हो गए, इरिटेट हो गए। इरिटेट होकर उनको क्या हो गए, डिप्रेशन में चले गए और वो क्या करने लगे, शैम्पियन पीने लगे। क्या पीने लगे, शैम्पियन। इट इज़ द टाइप ऑफ ड्रिंक। तो क्या हुआ, राम ऑस्ट्रेलिया गए, इरिटेट होकर डिप्रेशन में चले गए और फिर क्या करने लगे, शैम्पियन पीने लग गए। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अब हम प्राग इतिहास को अच्छे से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये हमारी टर्म्स थी जो हमको अच्छे से पहले देखनी थी, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, कि आपका प्रागैतिहासिक जो आपका काल रहेगा, अभी इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, एक कनिंघम को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस करिएगा आप इसको। इसका जनक क्या रहेगा, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कौन रहेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर एक कनिंघम इसको हम बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन थे आपके प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता को, मतलब कि सिंधु सभ्यता के बारे में इनको सबसे पहले पता लगा था, लेकिन इन्होंने उसको माना नहीं, उसको अच्छे से ध्यान में मतलब कि नहीं रखा। और एक इन्होंने क्या किया था, जो आपके अभिलेख थे उनको शामिल किया था, जो आपके अभिलेख थे उसको इन्होंने शामिल किया था पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत। किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो अब जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, इसके हमने क्या करना, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो आपका अभी पाषाण काल शुरू होएगा, तो पहला आपका रहेगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका रहेगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका रहेगा नव पाषाण काल। तो प्रागैतिहास के अंतर्गत क्या है आपका, पाषाण काल आया। और उस पाषाण काल को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशंस। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जब आपका पूरा पाषाण काल था, इसमें पत्थर के औजार होते थे। ये एक तरह से पूरी तरह से पत्थर का औजार होते थे, और जो पहला औजार था पत्थर का वो भी कुल्हाड़ी था। तो जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसको आप ताम्र युग या कांस्य युग भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको ताम्र युग भी बोला जाता है, और एक इसको कांस्य युग भी बोला जाता है। ताम्र युग और कांस्य युग किसको बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को बोला जाता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, कांसा जो आपकी धातु है इसका आविष्कार हो चुका था, यानी कि
तांबा, कांसा ये दोनों ही धातुओं प्रकाश में आ चुकी थी। और जो आपकी सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इन धातुओं से परिचित थे, तांबा और कांसा से। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता रहेगी, ये बात ध्यान रखना कि वो कैसी सभ्यता थी, कांस्य युग सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी आपकी सिंधु सभ्यता। फिर आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होगा? आपका लोहे का आविष्कार हो जाएगा। क्या होगा? लोहे का आविष्कार हो जाएगा, जिस कारण इसको लोह युग भी बोला जाएगा। लोह युग भी इसको कहा जाएगा नवपाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल में सिर्फ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था। आपका मध्य पाषाण काल, इसमें ताम्र और कांस्य धातु आ जाएंगे, इनका यूज किया जाएगा। नवपाषाण काल में आपका लोहा आ जाएगा। तो जो ये डिवीजन किया, अभी हमने जो ये डिवीजन पढ़ा है पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नवपाषाण का, तो अब सवाल उठता है ये किया किसने था? ये प्राग इतिहास को इन 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था? तो इनको किया था 1820 में जर्गेंस थॉमसन ने इसको डिवाइड किया था। किसने किया था? 1820 में इनको किसने डिवाइड किया? 1820 में इन्होंने डिवाइड किया। किसने? जर्गेनस थॉमसन ने ये जो विभाजीकरण किया था इनका। जर्गेनस थॉमसन आपकी ये जो इतिहासकार हुए, इन्होंने क्या किया था? आपके प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। कब? 1820 में। तो ये बात ध्यान रखना है, इसको अच्छे से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ऐसे कर लेंगे हम। देखो, जर्गेनस थॉमसन ने तो क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब इनके जो मुख्य मुख्य जनक होंगे, खोजकर्ता होंगे, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल है, इसके खोजकर्ता आपके रहेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने आपकी किसकी खोज की है? प्रागैतिहासिक काल की है। और इसी ने आपकी खोज की है किसकी? पूरा पाषाण काल की। 1863 में इन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, कौन से वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने आपके पूरा पाषाण काल की खोज की। और प्रागैतिहासिक काल की खोज पूछे तो वो भी किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की है। कब की? 1863 में की है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे, वो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की खोज किसने की है? 1867 में की है जेम्स कार्लिज ने। जेम्स कार्लिज ने क्या किया? आपकी मध्य पाषाण काल की खोज की है। मध्य पाषाण काल के जनक कौन रहेंगे? जेम्स कार्लिज रहेंगे। फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के जनक आपके रहेंगे 1860 में की है लियो मंसूरी ने। ली मंसूरी ने किसने? ली मंसूरीज ने क्या किया? आपकी नवपाषाण काल की खोज की है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ध्यान रखने वाली बात है, पूरा पाषाण काल की खोज किसने की? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। मध्य पाषाण काल के 1867 में जेम्स कार्लिज ने की। नवपाषाण काल के 1860 में ली मंसूरीज ने इसकी खोज की। तो अब हम इनको एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। आपको एक बार में सारा समझ में इसका आ जाएगा। तो पहले हम पूरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे? पूरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल आपका वो काल था जब मनुष्य जंगलों में निवास करता था और आदि मानव, उस समय मनुष्य को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता है, यानी कि मनुष्य का सबसे प्राचीनतम रूप। तो आदि मानव का काल था आपका पूरा पाषाण काल। तो इस काल में आपका एक क्वेश्चन होता है कि आग का आविष्कार हुआ था। आपका आग आई थी किस काल में? आपकी आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का क्या हो गया था? पूरा पाषाण काल में आविष्कार हुआ था, यानी कि जो 2 पत्थरों को रगड़कर चिंगारी उत्पन्न हुई और घास में आग लग गई। तो इससे आदिमानव को पता लगा था कि भाई आग। और शुरू में क्या था, जब जैसे ही 2 बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ऐसे पत्थरों को रगड़ा, चिंगारी उत्पन्न हुई, आग लगी तो डर गए। तो आग से उसमें क्या होता था? आदिमानव बहुत ज्यादा डरता था। उसे उसके यूजेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जंगल में आग लग जाती तो भी वो डर के भाग जाता था। तो आपका आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। फिर है उसमें के जो मनुष्य थे, जो आदि मानव थे, उनका व्यवसाय क्या था? तो यहाँ से आपका इसका व्यवसाय क्या रहेगा? इनका आखेटक थे। क्या थे? आखेटक और खाना बदोश रहेंगे आपके पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे, आखेटक और खाना बदोश।
तो ये इनका क्या था, व्यवसाय रहेगा अखेट करना। अखेट करना यानी कि शिकार करना। क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। यानी कि इनका काम ही क्या था, शिकार करना होता था। जो जंगली जानवर होते थे उनको मारकर खा जाते थे। और फिर इनके बाद है ये औजार। तो अभी शिकार करे तो भाई कोई ना कोई औजार तो यूज कर ही रहे हैं। तो अभी औजार क्या रहेंगे इनके, औजार उस टाइम पर एक तो हस्त कुठार रहेगा। क्या रहेगा आपका, हस्त कुठार, और एक थी आपकी कुल्हाड़ी। तो आपका मन में सवाल आ रहा है कि कुल्हाड़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि कुल्हाड़ी लोहे का आविष्कार तो कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। तो कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल में कैसे आ गई। लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि कुल्हाड़ी का आविष्कार किस काल में होता हो, आपको पूरा पाषाण काल ही करना। क्यों करना है, क्योंकि उस समय कौन सी कुल्हाड़ी विद्यमान थी, पत्थर की कुल्हाड़ी विद्यमान थी। आदि मानव क्या करते थे, पत्थर को पैना कर लेते थे, उसको बिल्कुल तीखी धार वाला बना लेते थे और उसको क्या बोलते थे, कुल्हाड़ी बोलते थे। उससे वो शिकार भी करते थे, वनों की लकड़ियां वगैरह भी काटते थे। तो उस समय कुठार और कुल्हाड़ी 2000 उपस्थित थे। और कुल्हाड़ी क्या थी आपकी, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार था। प्रथम औजार था जिसका मनुष्य ने क्या किया था, उपयोग किया था। और कब आई ये अस्तित्व में, पूरा पाषाण काल में इसका अस्तित्व रहेगा। किसका, आपका कुल्हाड़ी का। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये क्या, किस चीज़ की उपासना करते थे, यानी कि जैसे कि आज हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। किसी का इष्ट कोई और किसी का इष्ट कोई है, ऐसे हर धर्म के अलग अलग जो आपके रहेंगे देवी देवता रहेंगे। तो ठीक उसी तरह ये लोग किस चीज़ की पूजा करते थे, किसको अपना आराध्य मानते थे। तो ये उस समय किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे। प्रकृति की उपासना ये लोग करते थे। जो आपके पूरा पाषाण कालीन के जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे। यानी कि प्रकृति में क्या गया, जो उस समय फल फूल पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत पठार थे, इन्हीं में अपनी जिंदगी ढूंढते थे, क्योंकि और इनके पास सोर्सेज ही नहीं थे आगे की जिंदगी के लिए। तो उसी की ये उपासना करते रहते थे। इसके बाद है फिर आपका पहनावा क्या था इनका, जो आपके आदि मानव, फिर इनका पहनावा क्या था। तो पहनावा इनका उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि आदि मानव क्या, हम बंदरों से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए, बंदरों से उत्पन्न हुए। तो उस समय इनका कोई पहनावा नहीं था। तो पहनावे की बात आए थे, बिल्कुल नहीं था इनका। इसके बाद जो नेक्स्ट है, चित्रकारी क्या उस टाइम पर थी। जैसे चित्रकला है, तो क्या ये लोग चित्रकारी भी करते थे। तो चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिले आदमगढ़ की गुफाओं से। यानी कि चित्रकारी ये लोग उस समय पर करते थे। चित्रकारी में क्या करते थे, प्रकृति की चित्रकारी करते थे। किसकी चित्रकारी करते थे, प्रकृति की चित्रकारी ये लोग करते थे। यानी कि कोई पत्थर मिल गया, कोई शिला मिल गया, उस पर क्या गया, फूल पत्ते या फिर किसी जानवर के वैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन से उसको ड्रॉ कर दिया। तो ये लोग ऐसी चित्रकारी करते थे, प्रकृति की चित्रकारी। इसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार की किस तरह की इनकी विधियां रहेंगी। तो दाह संस्कार की इनकी विधियां किस तरह की रहेंगी, ये क्या करते थे, लाश को फेंक देते थे। लाश को क्या करते थे, फेंक देते थे। क्योंकि आग से तो इनको वैसे ही डर लगता था। जो आपके आग, इसका आविष्कार तो हो गया था लेकिन यूज नहीं पता था, तो आग से तो वैसे ही डर के भागते थे। और दफनाने की परंपरा का इन्हें जैसे पता ही नहीं था, क्योंकि इतना दिमाग इनके पास नहीं था। तो ये क्या करते थे, अगर कोई मर जाता था तो उसको वहीं पे फेंक देते थे और आगे की तरफ चल पड़ते थे, क्योंकि एक जगह पर रहना भी इनका नहीं था, स्थायी निवास इनका बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या करते थे, लाश को फेंक देते थे ये लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पूरा पाषाण काल में, एक बार दोबारा देखिए, आग का आविष्कार हुआ था। लोग क्या करते थे, आखेटे को और खाना परोसते। और जो इनका खाना है, आपका इनके खाने से भी क्वेश्चन पूछा कि भोजन क्या था। तो भोजन में क्या था, कच्चा मांस खाते थे। क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। और फिर कंदमूल, जो पेड़ों पर फल फूल कंदमूल लगता था वो खाते थे ये लोग। और पका करके नहीं खाते थे। अब दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई आग का आविष्कार हो चुका है फिर भी पका के नहीं खा रहे हैं, तो क्यों नहीं खाते थे, क्योंकि आग से इनको डर लगता था। आविष्कार हुआ ही था, आग के इनको यूजेस बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए दाह संस्कार भी नहीं करते थे और कच्चा मांस ही खाते थे, उसको पकाकर बिल्कुल भी नहीं खाते थे। तो यहाँ पे आपके कुल्हाड़ी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुल्हाड़ी का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। और प्रथम औजार जो मनुष्य ने उपयोग किया था आपका कुल्हाड़ी रहेगा। फिर इसके बाद आपका मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल बिल्कुल इजी से हमें याद रखना। जैसे कि कोई जाति है या फिर कोई समुदाय है, वो कैसे काम करते हैं, इनको हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई समुदाय है, उसका व्यवसाय क्या है, खाना पीना क्या है, रीति रिवाज क्या है। तो इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे तो बिल्कुल इजीली याद हमको हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो
जो आपका मध्य पाषाण काल रहेगा, आग इस समय पर भी थी। आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग क्या है यहाँ पर भी है। अब आग के इनको यूजेस का पता लग गया, जो आग की आग थी इसके यूजेस का इनको पता लगा, कुछ इनको पता लग गया। अब आग से क्या करते थे? मांस को पकाकर खाने लगे थे। अब आग के यूजेस का इन्हें पता लगा था, इन्होंने क्या किया? मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन सभी को नहीं पता लगा। यानी कि पता लगना शुरू हुआ पूरा, मतलब कि जो एक मान लीजिए ये वाला चक्कर है, इसमें यहाँ पे आग का इनको पता लग गया कि यूजेस क्या क्या है। लेकिन आपका मध्य पाषाण काल जब तक रहा, आधे को पता और आधे को नहीं पता। तो इस तरह का इनका आग के बारे में डिसीजन रहे, तो इनकी आगे समय पर भी रहेगी। तो इसके बाद इनके औजार आ रहे हैं, फिर इनका व्यवसाय है। तो व्यवसाय इनका यहाँ पर क्या रहेगा? वही रहेगा आखेटक और खानाबदोश। जब का मध्य पाषाण काल है उसमें भी क्या रहेंगे? आखेटक और खानाबदोश ही रहेंगे, इससे ज्यादा इनमें कुछ फर्क नहीं आएगा। तो इनके अभी औजार में परिवर्तन आएगा, क्योंकि कांसे की तांबे का इसमें क्या हो गया था? आविर्भाव हो गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि तांबा किस युग में आया? तांबा किस युग में आया है? तांबे का आविष्कार कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। तांबे या फिर कांसे का आविष्कार कब हुआ है? मध्य पाषाण काल में हुआ है। और मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु भी क्या रहेगी? आपकी तांबा रहेगी। मनुष्य ने पहले किस धातु का प्रयोग किया है? तांबे का प्रयोग किया है। प्रथम धातु भी आपकी क्या रहेगी? तांबा रहेगी। तो अभी क्या हुआ? तांबा और कांसा प्रकाश में आ गया, तो इन्होंने नए नए औजार इनके सामने आए। तो उसमें इनके औजार क्या रहेंगे? तीर, कमान और भाला रहेंगे। तीर, कमान और भाला इनके क्या बने? औजार बने। इन्होंने औजार कौन से बनाए मध्य पाषाण काल में? जो नए औजार इनके पास आए, तीर, कमान और भाला। कुल्हाड़ी, पत्थर के उठाते इनके पास पहले ही थे। अब क्या आ गए? तीर, कमान और भाला इनके पास आ गए। तो अब इनके शिकार करने में भी आसानी हो गई। और जो जंगली जानवरों से इनका पहले डर था, वो डर भी अब इनका खत्म होने लगा था। तो अभी इनकी बात आती है कि उपासना किस चीज की करते थे। तो यहाँ पर भी ये जो उपासना करेंगे प्रकृति की करेंगे। किसकी उपासना करेंगे? प्रकृति की उपासना यहाँ पे ये करेंगे। और कहीं कहीं पर ये मातृ देवी की उपासना भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि नॉलेज पूरे उसमें नहीं आई थी, पूरे एरिया में नहीं हुई थी, थोड़ा थोड़ा किसी किसी को इसका पता था। तो ये क्या करेंगे? प्रकृति और मातृ देवी दोनों की उपासना करेंगे। मोस्टली किसकी उपासना करेंगे? प्रकृति की उपासना करेंगे। तो अभी रहन सहन पे आता था। रहन सहन में क्या करते थे? वैसे इनका स्थायी जीवन नहीं था। स्थायी जीवन इनका बिल्कुल भी नहीं था। स्थायी जीवन नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते, जैसे आज के टाइम पर या फिर थोड़े साल पहले जाए, बैक में जाए हम 40-50 साल पहले, तो घुमंतु जातियाँ होती थी। तो वो वैसा ही काम इनका रहता था कि स्थायी जीवन इनका बिल्कुल भी नहीं था। और अगर 2-4 दिन एक स्थान पर रह गए तो ये गुफाओं में रह लेते थे, खो बना लेते थे, उनमें रहते थे। फिर एक है जो इनकी चित्रकारी। फिर चित्रकारी किस चीज की करते थे? ये प्रकृति की करते थे। एक तो प्लस कुत्ता। चित्रकारी किसकी करते थे? प्रकृति की करते थे प्लस कुत्ता। यानी कि आदमगढ़ की गुफाओं में पहले से आपके 7वीं शताब्दी तक के चित्र मिले हैं। तो उसमें चित्रकारी, जो गुफा चित्रकारी थी, उसमें कुत्ते की भी चित्रकारी मिली। इससे पता चल रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहला जानवर कौन सा पालतू बनाया? कुत्ता। कुत्ते को उन्होंने पहला पालतू जानवर बनाया मनुष्य ने। किसको? कुत्ते को। तो चित्रकारी किसकी कर रहे हैं? प्रकृति और कुत्ते की कर रहे हैं। तो कुत्ता इन्होंने कौन से काल में बनाया पालतू जानवर? मध्य पाषाण काल में इन्होंने कुत्ते को क्या बना लिया है? पालतू जानवर बना लिया है। खाते क्या थे? मांस खाते थे। इनका खाना क्या रहेगा? मांस रहेगा, कच्चा प्लस पक्का। कच्चा प्लस पका हुआ। यानी कि मैंने बताया ना कि आग की सबको अभी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, तो क्या होता है? कच्चा मांस भी खाते थे, कुछ पका हुआ मांस भी ये लोग खाते थे। तो ये इनकी मध्य पाषाण काल के इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं रहेंगी। तांबे का आविष्कार हुआ है, तीर, कमान, भाले का आविष्कार किया है, प्रकृति और कुत्ते को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा नव पाषाण काल आएगा। और एक इनके कपड़े हैं, तो इनका पहनावा क्या रहेगा? ये जो वृक्षों की छाल और पत्तियां होती थी उनको मतलब कि अपने शरीर पर लपेट लेते थे। वैसे कपड़े का आविष्कार इनका नहीं हुआ था। तो पहनावे में इनकी वृक्षों की छाल और पत्तियां ही आएंगी। फिर है नव पाषाण काल। तो फिर नव पाषाण काल आ गया। तो नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हो गया? भाई लोहे का आविष्कार हो गया। आग इस समय पर भी विद्यमान थी। आग आपका आविष्कार पूरा पाषाण में होगा, लेकिन आपके तीनों काल में आग विद्यमान रहेगी। और आग की और भी अच्छे यूजेस इनको पता लग गया।
तो क्या हुआ, नवपाषाण काल में क्या हुआ, काग का आग पहले से मौजूद थी। एक इन्होंने क्या किया, नवपाषाण काल में स्थायी निवासी हो गई, यानी कि जो इनकी घुमंतु प्रथा थी वो समाप्त हो गई और क्या करते हैं, स्थायी निवास करने लगे। इन्होंने गांव का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी कि 15-20 घर एक जगह पे झोपड़ियां बनाकर ये रहने लगे। और इन्होंने काम क्या करना शुरू कर दिया, पशुपालन प्लस कृषि पर ये आ गए। पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे और आखेट भी ये लोग करते थे। तो इनका व्यवसाय क्या रहेगा, पशुपालन, कृषि और आखेट। जो पालतू पशु थे उनको इन्होंने पालतू बनाया, कृषि करना शुरू कर दिया और आखेट करना शुरू कर दिया। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका। कृषि में मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई, जौ की खेती मनुष्य ने सबसे पहले की थी। किसकी, जौ की खेती इन्होंने की थी। एक इस काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था। किसका आविष्कार हुआ था, लोहे का आविष्कार इस काल में हुआ था। तो लोहा आपकी किस काल की देन रहेगी, नवपाषाण काल की देन लोहा आपकी रहेगी। तो लोहे का आविष्कार हो गया, तो यानी कि शिकार के लिए भी नए नए यंत्रों का निर्माण किया जाने लगा, जैसे तलवार, भाले और भी जो शिकार के यंत्र हुए उनका भी निर्माण हुआ। और इसके अलावा भी जो लोहे के नए नए आविष्कार कृषि के लिए भी आविष्कार किए गए। तो इस तरह लोहे का आविष्कार हो। जो आपका हल है वो भी कब आएगा, आपका नवपाषाण काल में ही हल का आविष्कार होगा। अब ये क्या है, किसकी उपासना करते थे, ये उपासना किसकी करते थे, प्रकृति की करते थे और मातृ देवी, यानी कि अब इनकी मातृ देवी बिल्कुल प्रकाश में आ चुकी थी। किसकी उपासना कर रहे हैं, मातृ देवी की उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना ये लोग करते हैं। इसके बाद है इनका मतलब कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करते, क्योंकि पूरा पाषाण काल में क्या करते थे, उसको फेंक देते थे लाश को और आगे की तरफ चल जाते थे। जब का मध्य पाषाण काल आएगा, इसमें इनको आग की थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगी, तो कुछ इसको क्या करते थे, आग से जला भी देते थे और कुछ उसको ऐसे ही फेंक कर चले जाते थे। यानी कि दोनों तरफ के सिस्टम आपके मध्य पाषाण काल में रहेंगे। फिर आपका नवपाषाण काल, इसमें यह करते थे पूर्ण समाधिकरण करते थे ये, यानी कि जो मनुष्य का, जो मरे हुए इंसान का दाह संस्कार बिल्कुल विधिवत तरीके से करना सीख लिया था इन्होंने। कब, नवपाषाण काल में इन्होंने विधिवत तरीके से इसका पूर्ण समाधिकरण करना सीख लिया था। एक ये अब खाना पीना, जिनका खाना पीना पूरा पाषाण काल में कच्चा खाते थे, मध्य में कच्चा पक्का दोनों खाते थे, लेकिन नवपाषाण काल में आग की नॉलेज सबको हो गई थी, तो क्या करते थे, पका हुआ मांस खाते थे, पका हुआ मांस ये लोग खाते थे। और इसके अलावा भी जैसे दूध, क्योंकि पशुपालन करने लगे थे तो दूध से बनने वाली चीज़ों की जानकारी इनको होने लगी थी और कृषि करने लगे थे तो इनकी फसलें भी होने लगी थी। लेकिन हमारे यहाँ पे मांस से, क्योंकि हमने मांस को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमने इसको पूरा पाषाण में पढ़ा, मध्य पाषाण में भी पढ़ा और नवपाषाण में भी पढ़ा। इससे हमें पता चल रहा है कि मनुष्य ने कितना विकास किया। तो किस चीज़ की खेती सर्वप्रथम की थी इन्होंने, जौ की खेती सर्वप्रथम की थी। अब इसके बाद जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे प्रागैतिहासिक काल से, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें अब इसमें है ना, क्योंकि हमने तीनों काल तो पढ़ लिया, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी जगह से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो अभी हम उसको वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके होमो सैपियंस का पता है आपको 30 से 40 हज़ार पहले प्रकाश में आई हैं। प्रागैतिहासिक का जनक कौन रहेगा, एक निगम रहेगा। तो आपके जो पाषाण काल स्थल रहेंगे वो क्या रहेंगे, नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर रहेगा। पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से इसके साक्ष्य मिले, एक तो रहेगा आपका नरसिंहपुर, ये कहाँ स्थित रहेगा, नर्मदा घाटी में स्थित रहेगा। नर्मदा घाटी में, जो नर्मदा नदी की घाटी है नरसिंहपुर। एक महाराष्ट्र का नेवासा, कौन सा रहेगा, नेवासा। नेवासा आपका कहाँ स्थित रहेगा, महाराष्ट्र में स्थित रहेगा। एक है करीमपुरी, ये आपका तमिलनाडु में स्थित रहेगा, करीमपुरी। ये 3-4 इनके मुख्य मुख्य स्थल है जहाँ से हमें पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। एक आपका जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तब भी मेहरगढ़ आएगा। तो वहाँ से हमें कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले। तो कृषि के पहले साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। किस चीज़ के, कृषि के, गेहूं और जौ की खेती के, क्योंकि जो पहली फसल थी उसके बाद गेहूं भी उगाना शुरू किया। तो कौन सी चीज़ की, कृषि के, गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और कितने पुराने ये साक्ष्य, 7000 से 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य आपके रहेंगे। कृषि के प्रथम साक्ष्य। एक आपको कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र से भी मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, सबसे प्राचीन की बात करें तो ये आपका मेहरगढ़ रहेगा।
तो बेलन घाटी से क्वेश्चन आपका बनेगा कि बेलन घाटी से कौन सी फसल के साक्ष्य मिले हैं। तो बेलन घाटी कहाँ रहेगा, पहले तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो बेलन घाटी से आपके कौन से साक्ष्य मिलेंगे, चावल की कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। चावल की कृषि के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलेंगे, बेलन घाटी क्षेत्र से मिलेंगे, जो 3 से 4,000 ईसा पूर्व के रहेंगे। सॉरी 3 से 4,000 नहीं, 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व इनका समय रहेगा, जगह बेलन घाटी क्षेत्र रहेगा। यहाँ से आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो अगला आपका नवपाषाण काल में एक और बात थी, पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। वो ध्यान देने वाली बात है, पहिए का आविष्कार कब होगा, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपका क्या रहेगा, पहिए का आविष्कार होगा। पहिए का आविर्भाव का हुआ है, नवपाषाण काल में पहिया प्रकाश में आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है एक आपका बिहार में चिरांद जगह। कौन सी जगह, बिहार में चिरांद। यहाँ से आपको मिला है हड्डी के उपकरण। कई बार एग्जाम में पूछा गया आपका हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले। तो हड्डी के उपकरण आपको कहाँ से मिले हैं, चिरांद बिहार से आपको क्या मिला है, हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरांद कहाँ स्थित रहेगा, बिहार में स्थित रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो कि किसकी हड्डी के हैं, हिरण के सींगों के हैं। हिरण के सींग किस चीज की हड्डियां हैं, हिरण के सींगों की हड्डी हैं, जो कहाँ से मिली हमें, चिरांद बिहार से मिली हैं। तो मनुष्य ने पहले किस औजार का प्रयोग किया, कुल्हाड़ी का किया। कौन सी धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग इन्होंने किया। कौन सा जानवर पालतू बनाया, कुत्ता इन्होंने पालतू जानवर बनाया था। और तांबे का जिस युग में प्रयोग हुआ, ताम्रपाषाण काल कहलाई और सिंधु सभ्यता थी। तो हमें एक आदमगढ़ की गुफाओं से क्या मिले, चित्रकारी के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ की गुफाओं से। चित्रकारी हमने तीनों कालों में डिस्कस की, तो उसके हमें कहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं, आदमगढ़ की गुफाओं से मिल रहे हैं, आदमगढ़ की गुफाओं से। और इसमें चित्र कब से कब तक के हैं, 1वीं से 8वीं शताब्दी तक के इसमें चित्र हैं। 1वीं से 8वीं शताब्दी तक के, यानी कि 800 साल तक के इसमें चित्र रहेंगे। तो इसमें जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा प्राग इतिहास और पाषाण काल। तो इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट बन रहे हो हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।